नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज चर्चा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 की रात को निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। आज हम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 92 साल के सफरनामे पर नजर डालेंगे और यह भी देखेंगे कि आखिर इतिहासकार उन्हें कैसे प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं या देखेंगे। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि इतिहास मेरे लिए उदारता दिखाएगा, लेकिन इतिहास खंगालने के लिए हम सहारा लेंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की और उनके किताब की, जिसमें अप्रैल 2014 में संजय बारू ने लिखा। इस किताब का नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत यानी वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब के गांव में 26 सितंबर 1932 को हुआ। देश के विभाजन के बाद सिंह का परिवार भारत चला आया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी से 1952 में इकोनॉमिक्स में बैचलर और 1954 में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1966 से 1969 तक के दौरान यूनाइटेड नेशन के लिए काम किया। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ऑफर मिलने के बाद वे देश आकर प्रोफेसर बन गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का ब्यूरोक्रेटिक कैरियर उस वक्त शुरू हुआ जब मंत्री ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री में बतौर एडवाइजर नौकरी दी। उस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह खुलेआम कहा करते थे कि विदेशी व्यापार के मुद्दों पर भारत में उनसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं है। एक बार उनके मंत्री ललित नारायण सिंह से उनकी अनबन हो गई। मनमोहन सिंह ने कहा कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपने प्रोफेसर की नौकरी पर वापस चले जाएंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव पीएन हक्सर को इसकी भनक लगी। उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद ऑफर कर दिया। इस तरह मंत्री से लड़ाई उनके लिए प्रमोशन लेकर आई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1970 से 1980 के दशक में भारत सरकार में अहम पदों पर काम किया। 1972 से 1976 तक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर और 1985 से 87 तक प्लानिंग कमीशन के मुखिया रहे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर भी दुनिया भर में साख बटोरी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में शुरू से कहा जाता था कि वे बेहद गंभीर और अपने चिंतन को लेकर स्पष्ट थे। उनकी आर्थिक सोच पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी का भी। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल का बड़ा अच्छा किस्सा है। 1985 से 1990 की पंचवर्षीय योजना के लिए एक मीटिंग रखी गई। उस वक्त योजना आयोग के उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह ने एक प्रेजेंटेशन दिया। उनका फोकस गांव और गरीब थे, जबकि राजीव गांधी का विजन शहरी डेवलपमेंट था। वह बड़े बड़े हाईवे, मॉल और अस्पताल चाहते थे। प्रेजेंटेशन के बाद राजीव गांधी भड़क गए। उन्होंने सबके सामने ही मनमोहन सिंह को डांट लगाई। अगले दिन जब पत्रकारों ने राजीव गांधी से योजना आयोग के बारे में पूछा तो राजीव गांधी ने कहा कि वह जोकरों का समूह है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव सीजी सोमैया उस समय योजना आयोग के सदस्य थे। अपनी बायोग्राफी द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन में साफ लिखा है कि राजीव गांधी मनमोहन सिंह को पसंद नहीं करते थे। आखिर जुलाई 1987 में मनमोहन सिंह को योजना आयोग से हटा दिया गया। करीब 2 दशक बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पीएम नाम की तलाश थी तो उन्होंने उन्हीं मनमोहन सिंह को चुना। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू कहते हैं कि सोनिया का प्रधानमंत्री नहीं बनना एक राजनीतिक स्ट्रेटजी थी। उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री जरूर बनाया, लेकिन वास्तविक सत्ता कभी सौंपी नहीं गई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यालय में एम के नारायण जैसे सीनियर अफसरों को नियुक्त किया गया, जिनकी वफादारी मनमोहन से ज्यादा सोनिया गांधी के प्रति थी। पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं कि मनमोहन सिंह
मनमोहन सिंह ने खुद उनसे स्वीकार किया था कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास सत्ता का केंद्र है और उनकी सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने संस्मरणों की किताब टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस में इस बारे में लिखा है। कलाम ने लिखा कि यूपीए की जीत के बाद राष्ट्रपति भवन ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने से संबंधित चिट्ठी तैयार कर ली थी, लेकिन जब सोनिया गांधी उनसे मिलने आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे किया तो वह चकित रह गए। बाद में दोबारा चिट्ठी तैयार करनी पड़ी। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहते नटवर सिंह अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखते हैं कि उस समय गांधी परिवार पसोपेश में था। राहुल गांधी ने अपनी मां से कहा कि वे प्रधानमंत्री नहीं बने। राहुल गांधी को डर था कि उनकी मां प्रधानमंत्री बनी तो उन्हें भी दादी और पिता की तरह मार दिया जाएगा। सोनिया ने राहुल गांधी के दबाव में आकर प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। इस घटनाक्रम के दौरान मनमोहन सिंह हमेशा सोनिया गांधी के आसपास खड़े रहे। आखिरकार कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान कर दिया गया। साल 2004 में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद संजय बारू उनके मीडिया सलाहकार नियुक्त किए गए और साल 2008 तक इस पद पर बने रहे। मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने 2004 की इस घटना को लेकर मनमोहन सिंह को देश का एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बताया। हालांकि कई बार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने दृढ़ निश्चय का परिचय भी दिया। बारू लिखते हैं कि यूपीए 1 के सामाजिक विकास कार्यक्रमों का श्रेय लेने के लिए सोनिया के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और प्रधानमंत्री कार्यालय में होड़ लगा करती थी। मनमोहन सिंह के तमाम फैसलों में सोनिया गांधी का दखल होता था। संजय बारू लिखते हैं कि 2009 में सत्ता में वापस आने के बाद उन्होंने मनमोहन सिंह से पूछे बिना प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री पद ऑफर कर दिया, जबकि वे सीवी रंगराजन को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। इसी तरह ए राजा और टीआर बालू जैसे नेताओं को मनमोहन सिंह की मर्जी के खिलाफ मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जिन पर बाद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिससे सरकार की छवि खराब हुई। मनमोहन सिंह ने मोंटेक सिंह अहलूवालिया को भी वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। उन्होंने मोंटेक का नाम सोनिया गांधी के पास भेजा। सोनिया गांधी के ऑफिस से मोंटेक सिंह अहलूवालिया का नाम खारिज हो गया। सोनिया गांधी ने अहलूवालिया की जगह पी चिदम्बरम को चुना। मनमोहन सिंह किसी भी तरह से मोंटेक सिंह अहलूवालिया को लाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाने का प्लान बनाया। यह बड़ी समस्या लेफ्ट पार्टीज थी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या लेफ्ट पार्टीज थी जिनके सहयोग से यूपीए सरकार चल रही थी। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखती हैं कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया को लाने में वरिष्ठ वामपंथी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने उनकी मदद की। संजय बारू लिखते हैं कि मनमोहन सिंह का पहला कार्यकाल तो ठीक रहा, लेकिन दूसरा कार्यकाल वित्तीय घोटालों से भरा रहा। मनमोहन सिंह खुद भी इस बात को मानते थे कि 2008 तक उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम किया। इसके बाद साल 2009 में जब मनमोहन सिंह की सरकार को समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला तो उन्होंने सरकारी एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया। धीरे धीरे मनमोहन सिंह ने लेफ्ट और 10 जनपद से दूरी बनाई। गांधी परिवार की तमाम कोशिशों के बावजूद 2012 में उन्होंने कैबिनेट में फेरबदल किया। संजय बारू ने अपनी किताब में आगे लिखा कि दूसरे कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह अपनी सियासत से नियंत्रण खो बैठे और पीएमओ भी असरहीन हो चला। हालांकि संजय बारू की किताब में साबित करने की कोशिश की गई कि 2009 के लोकसभा चुनाव में जीत के आर्किटेक्ट असल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे, लेकिन कांग्रेस ने उनका क्रेडिट उन्हें नहीं दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत ही नहीं दुनिया के तमाम बड़े नेता बहुत बड़ा आइकॉन मानते थे। इसकी वानगी आपको अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की उस किताब में मिलेगी जिसे उन्होंने खुद लिखा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी राजनीतिक सफर पर लिखी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में नवंबर 2010 की भारत यात्रा के बारे में करीब 1400 शब्दों में लिखा है। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री होते थे।
ओबामा ने लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का पीएम के रूप में चुनाव देश की प्रगति की दिशा में हुआ एक प्रयास था, लेकिन सच यह है कि वह अपनी लोकप्रियता की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बने, बल्कि उनको सोनिया गांधी ने पीएम बनाया। ओबामा लिखते हैं कि मनमोहन सिंह एक ऐसे बुजुर्ग सिख नेता थे जिनका कोई राष्ट्रीय राजनीतिक आधार नहीं था। ऐसे नेता से सोनिया गांधी को अपने 40 वर्षीय बेटे राहुल के लिए कोई सियासी खतरा नहीं दिखा, क्योंकि तब वो उन्हें बड़ी भूमिका देने के लिए तैयार कर रही थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बराक ओबामा को डिनर पर आमंत्रित किया था। ओबामा लिखते हैं कि नवंबर की उस रात मनमोहन सिंह का घर छोड़ते हुए सोच रहा था कि 78 साल के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब अपनी जिम्मेदारी से अलग होंगे तो क्या होगा। क्या मशाल कामयाबी के साथ राहुल गांधी तक पहुंच जाएगी? उनकी मां ने जो नियति तय की है वह पूरी हो जाएगी? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विपुल सुनील जी, राजनीतिक विश्लेषक, और विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विपिन शर्मा जी, आपने गांधी परिवार को करीब से देखा है। जो राजनीति डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ की गई, आप उसे कितना उचित और अनुचित मानते हैं? और जब इतिहास आज आकलन कर रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नहीं रहने पे, तो जो खामियां गिनाई जाएंगी वह कांग्रेस के हिस्से में जाएंगी या डॉक्टर मनमोहन सिंह के? धन्यवाद प्रसून जी। आज निश्चित बात है, पूरे देश को एक बहुत बड़ी क्षति मिली है और यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जाने से एक युग का समापन हुआ है, समाप्त हुआ है युग एक। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर उनमें जो खूबियां थी या उपलब्धियां जो उन्होंने हासिल करी अपने जीवन काल में, तो वो एक ऐसी मिसाल कायम करके। विपिन जी, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही, एक बार आप अपना माइक ठीक से रखिए जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है जी। जी देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत दुखद दिन है यहाँ पर, कि हमने जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जो खोया है और उनका जो ये निधन हुआ है, तो उससे इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज पूरा देश शोकग्रस्त है। और उनकी जो उपलब्धियां हैं उससे पूरा देश प्रेरणा लेता है और लेता रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर राजनीति अलग बात है कि राजनीति में ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चलता है। विपिन शर्मा जी, अगर आपके नजरिए से माना जाए तो उनकी 4 या 5 बड़ी उपलब्धियां क्या हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बोलूंगा कि राइट टू एजुकेशन की बात करें, जॉब गारंटी की बात करें, जो बाद में जाके मनरेगा बना, आरटीआई की बात करें, उसके बाद जो लिबरलाइजेशन की हम बात करते हैं, हर एक मंच पे इस बात का जिक्र करा जाता है कि लिबरलाइजेशन, कि यहाँ पर उसके पीछे क्या था कि जो एबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था और इसको करने के लिए भी यहाँ पर इसके पीछे चुनौतियां थी, तो लेकिन वो जाने जाते थे कि ऐसे बोल्ड स्टेप्स लेने के लिए। और ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वो कितने उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी कि कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से, और उसके साथ जो उनका जब वित्त मंत्री थे वो कार्यकाल भी बड़ा अभूतपूर्व था। उसके बाद आरबीआई के जब गवर्नर बने थे उसके पहले वो भी पूरा उपलब्धियों भरा था। लेकिन साथ साथ मद्देनजर ये रखनी पड़ेगी बात कि, क्योंकि आपका जो सवाल से मेरे को समझ आ रहा है कि प्रधानमंत्री की जो उनका प्रधानमंत्री का चयन हुआ, देखिए सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं यहाँ पर कि उनको जरूरी ये नहीं है कि एक नेता सिर्फ एग्रेसिव हो या ज्यादा बातचीत करे तभी आप उसको नेता स्वीकार करेंगे। वो उनकी जो जेंटलनेस है, मुझे खुद ये अवसर मिला है कि मैं उनको जाके मिला हूं और कमाल का उनका जो व्यक्तित्व था उस अनपैरेलल्ड, मतलब आज मैं निशब्द हूं कि यहाँ पर अगर उनको कम शब्दों में उनके बारे में बोलना पड़े तो ये अपने आप में बहुत एक चुनौती वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि उपलब्धियां बेशुमार और उसके बावजूद बिल्कुल ग्राउंडेड थे
जो हम्बलनेस एक नेता से क्या अपेक्षा करी जाती है प्रसून जी, नेता से अपेक्षा करी जाती है वो एक्सेसिबल भी हो और किसी तरह का अहंकार नहीं हो। तो यही बात है जो उनको जुदा करती थी बाकी नेताओं से। उनको जी। नेता बोलना, मुझे लगता है कि वो एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव थे और पीपल्स प्राइम मिनिस्टर थे और बहुत अच्छे सहज भावना से उनके साथ जब भी मिलने का अवसर मिला और मैं उनसे अपने पिताजी को ये इनकी 2 वर्ष ज्यादा थे मेरे पिताजी से। मेरे पिताजी अभी 90 वर्ष के हुए हैं। तो मैंने जब अपने पिताजी से उनको मिलवाया तो वहां पर उन्होंने, जब पिताजी ने बताया कि हम भी पाकिस्तान से आए थे और कैसे पार्टीशन के बाद क्या हालात थे यहाँ पर, तो वो भी खुद उनको हैरानी हुई जब वो किससे कुछ साझा करे। तो वो जमीन से जुड़े व्यक्ति थे और उनकी चलिए ठीक है। जो उपलब्धियां थी, इतिहास के झरोखे में डॉक्टर विपुल सुनील, जी, इतिहास के झरोखे में डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की बातचीत की जाए, सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि दूंगा, सादरांजलि दूंगा। और दूसरी बात, जो आप मुझसे जो प्रश्न कर रहे हैं उस पर मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति में एक ऐसे अराजनीतिक और अजात शत्रु व्यक्ति थे जिनकी दूरदर्शिता ने भारत को आज वैश्विक बाजार में और विश्व में आर्थिक महाशक्ति बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1991 के उस दौर को शुक्ला जी याद कीजिए, जिसमें एलपीजी सिस्टम के मसौदे पर हस्ताक्षर करवाया, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रयासों का परिणाम था। उन्होंने उन दिनों जुलाई 91 का बजट प्रस्तुत करते हुए उन दिनों उन्होंने कहा था कि दुनिया की कोई ताकत भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने से रोक नहीं सकती है, बरत कि हम जिस दौर में हैं उस दौर के चीजों को समझें। मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के मसौदे पर हमें हस्ताक्षर करके दुनिया जैसे एक बाजार के रूप में डेवलप हो रही है, तो हमें अपने भारत की सीमाओं को भी बाजार के लिए, वैश्विक बाजार के लिए खोल देना चाहिए। इससे बड़ी जनसंख्या वाला हमारा देश कहीं न कहीं थोड़ा समय जरूर लगेगा। डॉक्टर विपुल सुनील पहुंचेगा। जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर राजीव गांधी की छाप पड़ी थी, ये ऐसा जानकार कहते हैं कि जब उन्होंने योजना आयोग में उपाध्यक्ष रहते हुए जो प्रेजेंटेशन दिया था जी, तो बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, देश को आपको दोनों तरफ से देखना है। वो चाहते थे कि केवल गांव की ही बात ना हो, हाईवे जो आज की तारीख में दिख रहे हैं हमको, बड़े बड़े मॉल, इस पे भी काम हो के लिए हो। जी, तो वो चाहते थे। लेकिन उस समय शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह तैयार नहीं थे पूरी तरीके, लेकिन उनके जाने के बाद उन्होंने वही रास्ता पकड़ा जो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनको दिखा के गए थे। आपको लगता है कि उनका असर था या उनकी अपनी स्पष्ट छाप थी, अलग छाप थी, वो अपने ही ढर्रे पे बढ़ते गए? जी, मैं निश्चित तौर पे ये बात कहना चाहूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पर किसी का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। मनमोहन सिंह अपने विचारों में बहुत स्वतंत्र हुआ करते थे शुरुआती दिनों से ही। और जिस वाक्य का जिक्र आप कर रहे हैं शुक्ला जी, उस वाक्य में तो आप देखिए कि राजीव गांधी जी नाराज हुए थे, बाकायदे नाराज हुए थे योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर जब वो काम कर रहे थे, और जो उन्होंने मतलब वो तैयार किया, मसौदा तैयार किया उस पर, तो उनकी तो नाराजगी थी। बाद में पीवी नरसिंह राव ने इनको वित्त मंत्री बनाया और मोटे तौर पर बस एक ये देखा जाना चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह किसी को कोई कितना भी अपमान कर ले, कोई उनको कुछ बोल दे, डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने विचारों से हटते नहीं। आप 2013 में ले आना चाहूंगा आपको एक प्रसंग में जोड़ करके। आप देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तत्कालीन समय में, कांग्रेस के सांसद से आज के बड़े नेता और मान लीजिए कि कांग्रेस के सब कुछ जिन्हें कहा जा सकता है, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सरकार के कुछ फैसले का मतलब उस अध्यादेश की कॉपी को फाड़ा। तब भी मनमोहन सिंह ने मतलब कोई रिएक्शन नहीं दिया था, रिएक्शन नहीं दिया था। यही सबसे बड़ा आरोप है। एक व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री है, देश को आगे ले जा रहा है, लेकिन पता नहीं कौन सी व्यवस्था थी या मजबूरी थी कि वह अपने पार्टी के एक नेता को उन कृत्यों से रोक नहीं पाता है जिसके लिए जनता अपेक्षा करती थी, दुनिया की लीडरशिप अपेक्षा करती थी कि वह उन्हें रोके। क्या मजबूरियां थी?
क्या पद पे बना रहना ही सबसे बड़ी मजबूरी थी उनकी चुप्पी की? कतई नहीं। पद के बहुत लोलुप तो डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं थे। पद का लोलुप व्यक्ति अगर होता तो मारुति 800 जो पीएम के की गाड़ियों के काफिले के पीछे खड़ी रहती थी आवाज से उनके, और उन्होंने एक बार सिफारिश की अपने सुरक्षा अधिकारियों से कि मुझे इसमें चलना अच्छा लगता है। सुरक्षा अधिकारियों ने उनसे मना किया कि देखिए आपकी व्यक्तिगत जो है चॉइस को हम नहीं फुलफिल कर सकते, यहाँ आपकी व्यक्तिगत चॉइस नहीं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए आपको इस काली बड़ी गाड़ी में बैठना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, उनकी सहजता की बात हमने समझ ली। हमारे साथ हैं विपिन शर्मा जी। विपिन शर्मा जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को डॉक्टर मनमोहन सिंह बनाने में सोनिया गांधी जी को कितना क्रेडिट देना चाहेंगे? 0 से 10 के पैमाने की बात की जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को डॉक्टर मनमोहन सिंह बनाने का श्रेय सोनिया गांधी को कितने नंबर पे देंगे आप? जी प्रसून जी, आपके सवाल में ही उत्तर है। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उनके आगे जुड़ा वो तो जो डॉक्टरेट उन्होंने ली उसके कारण, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अगर हम श्रेय की बात करते हैं, मैं देखिए ये सवाल आपका बड़ा कठिन है क्योंकि ये इसमें उनको नंबर दिए जाए कि कितना श्रेय उनको जाता है सोनिया गांधी को, तो ये देखिए उसका सरल सा उत्तर ये बनेगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अपना एक व्यक्तित्व था और जुदा थे वो बाकियों से। अगर उनको ये बोला जाए कि वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे, इसमें किसी तरह की किसी को आशंका नहीं होनी चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि इसमें सब इत्तेफाक रखेंगे। और उनको बोला जाता है कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया लिबरलाइजेशन, कि जो महत्वपूर्ण कदम और बोल्ड रिफॉर्म्स उन्होंने वो लेके आए और उसके लिए वो जाने जाते हैं। यूजीसी के चेयरमैन थे या आरबीआई के जब गवर्नर, इससे भी बड़ी बात, ओबामा जब भारत आते हैं तो उनकी सबसे बड़ी चिंता होती है, कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहेंगे तो मनमोहन सिंह का उत्तराधिकारी कौन होगा। यानी उनको राजनीतिक पटल में मनमोहन सिंह के बाद एक शून्यता नजर आती है। उनको लगता है कि भारत को कौन आगे ले जाएगा। विपुल सोनील जी, आपको लगता है कि कांग्रेस में एक तरह की शून्यता थी आर्थिक मामलों को लेकर? कांग्रेस में ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि मनमोहन सिंह को जितनी जानकारी है अर्थशास्त्री, जितने बड़े अर्थशास्त्री थे, उतना भारतीय राजनीति में मनमोहन सिंह के बाद एक शून्यता ये बनी रहेगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जो चुनाव हारा उसके पीछे मनमोहन सिंह नहीं। 14 के चुनाव में कांग्रेस को हार मिलती है। मनमोहन सिंह के बारे में मैं यही तो बात कह रहा था कि मौन रहते हुए उन्होंने सब कुछ कहते हुए सरकार को एक ऐसी दिशा में लेकर के चल रहे थे जिसका फायदा आज भारत सरकार को मिल रहा है। मैं कहूंगा कि भारत के विश्व के बाजार में भारत की आज जो धमक है उसके आर्किटेक्ट कहीं न कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह के कुछ ऐसे भी दाग हैं जिन पे अभी भी सफाई आनी बाकी है। डॉक्टर विपुल, जैसे वक्फ बोर्ड का बिल लाया गया 1911-12 के करीब, 2011-12 के करीब जब ये बिल लाया गया, तमाम चर्चाएं हुई, अखबार उस पर भर गए। कहा गया कि तुष्टीकरण की नीति के कारण वक्फ बोर्ड को भारत की जनता पे थोपा जा रहा है। उस समय भी प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहे, हालांकि वह बिल पूरी तरीके से पेश नहीं हो पाया और ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन क्या लगता है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे उनकी चुप्पी देश को बहुत खलती है? देखिए, चुप्पी का मतलब मैंने कहा ना बार बार कि एक और राजनीतिक व्यक्ति थे। राजनीति में आप जानते हैं कि महत्ता और क्या नाम है कि ताकत किसके पास सबसे ज्यादा होती है। तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस की मुखिया के तौर पर तो सोनिया गांधी के हाथों में कहीं न कहीं सरकार की एक चाबी हुआ करती थी। लेकिन मनमोहन सिंह को जैसे जहां मौका मिलता था अपने फैसलों से उन्होंने देश को आगे ले जाने की सोची किया, और कई बार मजबूरी में उन्होंने मतलब उस कंट्रोल की वजह से कई गलत फैसले भी हुए। उसके लिए निश्चित तौर पर मनमोहन सिंह को बहुत करीब से जानने वाले लोग ये सब बातचीत करते हैं कि कई बार मनमोहन सिंह बहुत यानी अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते यह साफ था कि मनमोहन सिंह ने उन सभी बड़े फैसलों को लिया जिनसे देश को आगे ले जाया जा सके, और उन राजनीतिक फैसलों पे थोड़ा होल्ड किया जिसके कारण प्रधानमंत्री पद भी जा सकता था। इस पे अब आगे भविष्य
देश की जनता कैसे सोचेगी और कैसे उनको इतिहास के झरोखे में देखेगी, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में आप दोनों जुड़े रहे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।